चलिए सर जी शुरू करें। पिछली बार मुझे याद है एग्जाम्पल 8.1, 8.2 और 8.3 हमने कर लिया था। अभी 8.4 की बारी। पहले सवाल को समझ लो। सवाल कह रहा है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन gives a mass m1 and acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज प्रोड्यूस्ड। मान लो किसी एक नंबर के ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका वजन m1 है, कितना है? m1 है। उसके ऊपर अगर मैं 5 न्यूटन का धक्का लगा रहा हूँ, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो उसके पास वेलोसिटी गेन होगी, उसके पास कोई स्पीड आ जाएगी। और वो स्पीड आने के लिए जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। कितना है? एक नंबर के ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगाने पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन यानी कि गति में बदलाव हो रहा है। उसी के जैसे अगर किसी 2 नंबर का ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, कितना है? m2, उसके ऊपर भी अगर मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, सेम फोर्स लगाऊं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। तो शुरू करने से पहले सवाल, इसमें से कौन सा हल्का होगा, कौन सा ज्यादा, कौन सा भारी होगा? भारी सर। अभी जो ये जो दूसरा वाला है वो भारी होगा, फर्स्ट वाला हल्का होगा। सोच के बता रहे हो? पहला वाला हल्का होगा, दूसरा वाला भारी होगा। पहला वाला भारी होना चाहिए ना सर। पहला वाला भारी। किस लॉजिक से तुम ये सोच रहे हो कि पहला वाला भारी होगा? क्योंकि फोर्स हमें ज्यादा लगा, भारी होगा तो अगर हमने फोर्स ज्यादा लगा तो इतनी स्पीड से चलेगा ना 10 मीटर। क्योंकि एक्सेलरेशन कम है ना सर। वेरी नाइस। इक्वल लगाने पे देखो, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड में हो रहा बदलाव। अगर स्पीड में बहुत कम बदलाव हो रहा है मतलब वो चीज़ भारी है। तो मुझे ऐसे लगता है कि फिजिक्स के रूल के हिसाब से ये भारी है, क्योंकि वो कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, और ये हल्का है इसलिए ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ओके। जैसे कि मान लो ना कि लोहे का फुटबॉल हो, उसकी वेलोसिटी में बदलाव करना आसान होगा या रबर के? तो समझ गए ना, भारी चीज़ों में एक्सेलरेशन का बदलाव मुश्किल होता है। ट्रेन को हिलाना मुश्किल है, साइकिल को हिलाना, क्योंकि वजन का फर्क। जितना मास ज़्यादा उतना एक्सेलरेशन कम। मतलब ज़्यादा हो सकता है बट उससे ज़्यादा फोर्स चाहिए हमें। यहाँ तक चीज़ें क्लियर जा रही है? नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव, क्या एक्सेलरेशन देगा अगर दोनों मासेस को हम मिला देते हैं। दोनों मासेस का मिला के अगर हम मान लो कि गेंद बना दे और उस गेंद के ऊपर फिर से 5 न्यूटन फोर्स ही लगाए, तो एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमें ढूंढना है। 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। नहीं, वो एक्सेलरेशन उस तरीके से काम नहीं करता। तो देखो, हमारे पास फोर्स है, मास है, एक्सेलरेशन है, तो बताने की जरूरत नहीं है इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। फादर इज इक्वल्स टू मदर। तो एज वी नो एफ इज इक्वल्स टू व्हाट? एम इंटू ए। ये फॉर्मूला हमें मालूम है। अभी पहली कंडीशन की बात करो, केस वन, एफ इज इक्वल्स टू F1 इज इक्वल्स टू M1 इंटू A1 लिखो तो चलेगा? ठीक है, जो चीज मालूम है वो सारी डाल दो। F1 कितना है? 5 न्यूटन। मास 1 कितना है? नहीं पता। एक्सेलरेशन 1 कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास 1 इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन अपॉन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। नीचे के नीचे वाला ऊपर, या तो फिर एक काम करो ना, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 5 न्यूटन मतलब क्या? न्यूटन मतलब क्या? न्यूटन का मतलब क्या? मतलब वो जो फोर्स लगता है हाँ, उसको न्यूटन या नाम उसका यूनिट क्या? कन्वर्जन। ऐसा ही। हाँ, मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह पे केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दूं तो चलेगा? डिवाइड बाय 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दूं तो चलेगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी नाइस। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल गेट कैंसल। 5 2 10 यानी कि 1/2 केजी यानी कि 0.5 किलोग्राम या फिर 500 ग्राम, टू बी मोर प्रिसाइज।
500 ग्राम है ये, ठीक है। अभी उसी तरीके से मुझे पहली गेंद का वजन 500 ग्राम मिल गया, तो दूसरी गेंद का वजन फिजिक्स के लॉजिक के हिसाब से कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? तभी तो एक्सेलरेशन ज्यादा लग रहा है। अभी ये चीज बस थियरी है, हमें इसको प्रूव करना है कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है या नहीं। तो फिर से केस 2, चलो F2 इज इक्वल्स टू वॉट? M2 इंटू A2, हाँ या ना? F2 कितना है? 5 न्यूटन। मास 2 कितना है? नहीं मालूम। एक्सेलरेशन कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास 2 इज इक्वल्स टू वॉट? 5 न्यूटन अपॉन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन मतलब क्या? 5 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाई 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल गेट कैंसल। 5 4 जा 20, तो ये कितना हो गया? 1/4 kg। 1/4 kg मतलब 0.25 kg, मतलब 250 ग्राम। सही है? एक चौथाई, 1 किलोग्राम का चौथा हिस्सा 250 ग्राम ही होगा ना? आधा हिस्सा कितना होता है? 500 ग्राम, ठीक है। तो ये कम वजन आया जैसा कि हमने सोचा था, तो हम फिजिक्स के नियम अच्छे से समझ रहे हैं। इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि अगर हम इन दोनों वजन्स को मिला दें तो टोटल वजन कितना हो जाएगा? वेरी नाइस। टोटल मास कितना हो जाएगा केस 3 में? केस 3, तो टोटल मास इज इक्वल्स टू व्हाट? हाँ, टोटल मास इज इक्वल्स टू व्हाट? m1 प्लस m2। दोनों मास को मिला रहे हैं ना, तो 500 ग्राम प्लस 250 ग्राम, तो टोटल कितना हो गया? 750 ग्राम। पर हमें पता है कि ज़्यादातर चीज़ें हमें किलोग्राम में चाहिए, तो इसको क्या मैं 0.75 kg लिखूँ तो चलेगा? डाउट हो तो बताओ। ठीक है, अभी हमें ढूंढना क्या है? एक्सेलरेशन। तो फोर्स, मास और एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है? वही ना, क्या? F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। हमें ढूंढना क्या है? A। तो A इज इक्वल्स टू F अपॉन m लिख सकता हूँ। फोर्स कितना है? 5 न्यूटन डिवाइड बाय टोटल मास कितना है? 0.75 kg। न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं? 5 kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.75 को क्या मैं 75 अपॉन 100 लिख सकता हूँ, और kg को kg। कुछ कर सकता है क्या? kg विल गेट कैंसिल। नीचे के नीचे वाला, तो 5 इंटू 100 डिवाइड बाई 75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ कट हो रहा है क्या? 515 सा, और 15 को खोल दो, 3 5 सा, 500 के साथ कट जाएगा, 520 सा, तो बचा क्या? 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या है, इसको मैं 6.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकता हूँ, चूंकि है आपका सही है। तो यहाँ पे देखो, पहला एक्सेलरेशन 10 था, दूसरा एक्सेलरेशन 20 था। अभी दोनों मास को मिला दिया तो उसका एक्सेलरेशन तो और कम हो गया। तो तुम मुझे बताओ कि अगर मैं अकेला साइकिल चला रहा हूँ और मेरा छोटा भाई अकेला साइकिल चला रहा है, तो अगर हमें तेज़ी से पहुँचना है तो दोनों को अलग अलग साइकिल लेनी चाहिए या डबल सवारी पे जाना चाहिए? क्योंकि अलग अलग साइकिल लेंगे तो मास डिवाइड हो जाएगा, और मास डिवाइड हो जाएगा तो फिर एक्सेलरेशन
वेरी नाइस। मतलब एक्सेलरेशन बदला मतलब वेलोसिटी में तेजी से बदलाव कर सकते हो, तो रुकना भी आसान होगा और स्पीड बढ़ाना भी आसान होगा। इसीलिए ट्रेन को स्पीड पकड़ने में भी टाइम लगता है और ट्रेन को रुकने में भी टाइम लगता है, क्योंकि मास ज़्यादा होगा। और स्कूटी को कौन सी? कम टाइम में वो एक्सेलरेट कर जाता है, और स्कूटी के ऊपर 3-4 लोग बैठे हो तो टाइम लगता है। वेरी नाइस। तो ये कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हो, यहाँ तक चीज़ें क्लियर? कुछ ना समझ में आया तो बताओ, लिख लो। चलो एग्जाम्पल 8.5, एक ग्राफ दिया हुआ है और बोला है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है किसी एक गेंद का जिसका वजन 20 ग्राम है। कितना वजन है? 20 ग्राम। मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जो कि एक सीधी रेखा में आगे बढ़ रहा है, जैसा कि इसमें दिखाया है। हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। तो बताइए टेबल के द्वारा बॉल के ऊपर कितना फोर्स, ब्रैकेट फ्रिक्शनल फोर्स, कि जिसकी वजह से गेंद आगे जाके रुक जाए। तो हमें टेबल के द्वारा बॉल के ऊपर लग रही फोर्स ढूंढनी है, बॉल के ऊपर लग रही फोर्स नहीं ढूंढनी है। या तो फिर ऐसा करे कि बॉल के ऊपर लगने वाली फोर्स को ऑपोजिट कर दे, नेगेटिव कर दे, तो टेबल के द्वारा मिल जाएगी। हाँ या ना? तो तुम लोग मुझे बताओ कि अगर यही केस है तो अगर हमें फोर्स ढूंढना है तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है? हाँ, एज वी नो, जैसे कि हमें मालूम ही है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ या ना? फोर्स हमें ढूंढना है, मतलब वो तो मिसिंग प्लेस ही है। मास कितना है गेंद का 20 और एक्सेलरेशन? वो टाइम और वेलोसिटी को करके आ जाए। हाँ, तो वेर जहां पे एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फ्रॉम 8th चैप्टर मोशन, v माइनस यू अपॉन टी। अच्छा, हमें मालूम है कि ये गेंद आखिर में जाके रुक जा रही है। हाँ या ना? ये देखो, ये वेलोसिटी 20 थी, वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड थी, जो कि आखिर में कितनी हो जाएगी? 0 सेंटीमीटर पर सेकंड। और 20 से 0 होने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है? 10 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो सारी चीजें हमारे पास है, तो एक्सेलरेशन को ढूंढो। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू व्हाट? v 0 माइनस u 20 अपॉन t 10। अच्छा, ऊपर का यूनिट था सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड डिवाइड बाई 10 का सेकेंड, ऊपर के नीचे वाला नीचे, तो a इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस 20 अपॉन 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 2 ज़ा 20, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमें मिल गया। बस अभी मास इंटू एक्सेलरेशन कर दो तो तुम्हें शायद आंसर मिल जाएगा। मास कितना है? फोर्स। अच्छा, यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड है और फोर्स यहाँ पे होता है न्यूटन में, मास यहाँ पे है ग्राम में, तो वो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। तो तुम लोग मुझे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करवा सकते हो क्या? -2 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 1 मीटर माने कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर माने कितना मीटर? 1 मीटर माने 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर माने कितने मीटर? डिवाइड बाय 100 ना? हाँ, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 100 कर दूं। अगर डिवाइड बाय 100 कर देता हूं तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ या ना?
अब हम ये वाला इस्तेमाल करें तो कैसा रहेगा? अच्छा है। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है हमारे पास? 20 ग्राम। अच्छा 20 ग्राम को भी तो केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0.2 तो 20। अच्छा 1 किलोग्राम माने कितना ग्राम? 1000। तो 1 ग्राम माने कितना किलोग्राम? डिवाइड में ना डिवाइड बाय 1000। हाँ, डिवाइड बाय 1000 केजी, हाँ या ना? तो इसको यहाँ पे इस्तेमाल करें, 20 डिवाइड बाय 1000 केजी इंटू एक्सेलरेशन -2 अपॉन 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ कट हो रहा है तो बताओ। 0 0 कट, और कुछ होगा पर करना नहीं चाहिए। तो ये क्या हुआ? -2 2 जा डिवाइड बाय 100 100 जा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? -0.1 2 3 4, बाद में डंडी, तो 1 2 3 4, बाद में पॉइंट, तो 0.0004 केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? न्यूटन। तो ये हो गया -0.0004 न्यूटन। इतना फोर्स टेबल के द्वारा गेंद के ऊपर लगाया जा रहा है ताकि वो रुक जाए। सही है? इजी। इतना छोटा आंसर क्यों आया? टेबल के द्वारा। इतना छोटा आंसर क्यों आया? इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? सर वो टेबल सर इनिशियल 0 वेलोसिटी। इतना छोटा आंसर आने के क्या क्या कारण है? सर टाइम कम लग रहा है इसलिए। नहीं, वजन कम है सर। वजन बहुत कम है। देखो 20 ग्राम, 1 किलोग्राम कहाँ और 20 कहाँ, ठीक है? तो ये एक पहला कारण। दूसरा कारण है इसका यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड बहुत बड़ा होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड बहुत छोटा है। और उसके बाद भी जब उसको एक्सेलरेशन में कर रहे हैं तो वो भी छोटा हो जाता है। तो जहाँ पे 2 डिवीजन में बड़े नंबर हो तो उसका आंसर छोटा आना ही है। क्लियर? लिख लो। चलो नेक्स्ट चीज थोड़ी सी वैसे तो इजी ही है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन याद कर सकते हो? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था? वो था क्या स्टेटमेंट? सर एक्सटर्नल फोर्स वाला। वो मम्मी के चप्पल वाला। हाँ अगर कोई लड़का उठ नहीं रहा है तो उसकी मम्मी है उसको हाँ, कोई चप्पल मारा है इसको बोलेंगे external स्टेटमेंट। force। हाँ सही है, स्टेटमेंट बताओ। Statement हाँ सर वो रेस्ट पे होता है और अगर मूवमेंट पे होता है और हाँ। उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगती है हाँ, तो फिर क्या होता है? एवरी बॉडी। in a rest. हाँ, अ बॉडी In a rest. कुछ नहीं सकता ना। stays in the state of rest or or in the motion until and unless until and unless the forces external forces apply। कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रुका हुआ रहेगा या तब तक मोशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर बाह्य बल से उसको या तो रोका ना जाए या तो उसको हिलाया ना जाए। एंड बॉडी स्टेज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन until and unless external forces apply। फिर सेकेंड लॉ क्या था? rate of change of velocity is directly proportional to force। हाँ काइंड ऑफ, थोड़ा सा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं था, नहीं मो से ही था कुछ। Momentum। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या था? Force। अनबैलेंस्ड फोर्स। Unbalanced force, हाँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है ना? वो फादर इज इक्वल्स टू मदर, एफ इज इक्वल्स टू एम ए या पी इज इक्वल्स टू एम वी, दोनों ही फॉर्मूला। फिर तीसरा नियम है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब मैं आगे 5 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ तो उतना ही फोर्स मेरे हाथ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर मैं ज़मीन पे 2 न्यूटन से चल रहा हूँ
आगे की तरफ, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जमीन मुझ पे पीछे की तरफ 2 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इक्वल तो होगा ही होगा, साथ में ऑपोजिट भी होगा। मतलब अगर राइट जा रहा है तो लेफ्ट लगेगा, अप जा रहा है तो डाउन, और फ्रंट जा रहा है तो बैक। पर सर खड़े ही रहे तो खड़े रहे तो तुम डाउनवर्ड लगा रहे हो, जमीन अपवर्ड लगा रही है। ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं जमीन के ऊपर पुशअप करता हूं और मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि पृथ्वी मेरे ऊपर पुशअप कर रही है 5 न्यूटन से, बिकॉज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट। हाँ, पर ये सिर्फ बोलने के लिए सही है, ये इसका एक्चुअल मीनिंग निकालोगे तो स्टुपिडिटी लगेगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अभी एवरी थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने समझ लिया, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ना बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि एक डुप्लीकेट नीरव सर है और हम दोनों एक दूसरे के साथ वो मल्ल युद्ध कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, मैं भी धक्का दे रहा हूँ डुप्लीकेट नीरव सर को और वो भी मुझे धक्का दे रहे हैं। इक्वल हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे कोई भी नेट फोर्स 0 हो रहा है, क्योंकि मैं जितना फोर्स लगा रहा हूँ उतना ही फोर्स लग रहा है। सो नेट मूवमेंट इज 0, ठीक है। पर अगर मान लो कि कोई छोटा बच्चा है जो मेरे आधे वजन का है, ठीक है, और मैं उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तो अब क्या होगा? जाएगा सर। हाँ, क्योंकि नेट फोर्स मेरा ज़्यादा है उसका कम है, तो मेरा फोर्स उसके मूवमेंट को इस तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ पे अगर फोर्स में बदलाव या मास में बदलाव हो तो एक्शन जो है वो अपोजिट रिएक्शन उतना नहीं दे पाता, हाँ या ना। अभी इस चीज़ को समझने के लिए और एक एग्जांपल लेते हैं। तुम लोगों ने वो वजन काटा देखा है, पुराने वाला, स्प्रिंग बैलेंस। तो अभी मान लो कि आपके घर पे रद्दी बहुत बढ़ गई और आपने वो पुराने रद्दी वाले को बुलाया, उसने अपना स्प्रिंग काटा निकाला और उसने वजन किया, तो आपकी रद्दी का वजन आया 10 किलोग्राम। कितना आया? 10 किलोग्राम वजन है। अभी मान लो ये स्प्रिंग बैलेंस को मैं रख देता हूँ और सेम टू सेम क्वालिटी का दूसरा स्प्रिंग बैलेंस उसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ और दोनों स्प्रिंग बैलेंस एक साथ उठाता हूँ, तो अब क्या होगा? सर वजन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मतलब 5-5 किलोग्राम दिखाएगा या 10-10 किलोग्राम दिखाएगा? सर 10-10 ही दिखाएगा। तुम सोच के बताओ। सर मतलब समझे नहीं वो क्वेश्चन ही समझे। देखो, एक स्प्रिंग बैलेंस मैंने उठाया, ठीक है, और उस स्प्रिंग बैलेंस में वजन दिखा रहा है रद्दी का 10 किलोग्राम। कितना? 10। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरा स्प्रिंग बैलेंस ला रहा हूँ और पहले स्प्रिंग बैलेंस के सर के ऊपर फिट कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे 2 स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है। अभी ये दोनों स्प्रिंग बैलेंस से मैं वजन उठा रहा हूँ, तो 10 किलोग्राम दिखाएगा या 5-5 किलोग्राम दिखाएगा? 10 किलोग्राम। सर वो डिवाइड हो जाएगा। वो तुम लोग बताओ। क्योंकि सर वेट तो सेम ही पड़ेगा। हाँ सर। वेरी नाइस, सेम ही पड़ेगा, 10 किलोग्राम ही वजन रहेगा, क्योंकि वजन थोड़ी बदला है। तो दोनों में कितना दिखाएगा? पर स्प्रिंग का वो कम नहीं हो जाना चाहिए, 5-5 नहीं हो जाना चाहिए? नहीं सर, वो थोड़ी ना ऐसा। पक्का? कुछ अच्छा। थोड़ा सा सर पॉइंट। अभी नहीं, अभी देखो, अभी मान लो कि वो स्प्रिंग बैलेंस जो मैंने एक के साथ एक जोड़े थे, उसकी जगह पे रद्दी पे डायरेक्टली ऐसे 2 हाथ से मैं उठा रहा हूँ। अब अभी सब डिवाइड हो जाएगा। वेरी नाइस, अभी 5-5 किलोग्राम हो जाएंगे। मतलब सीरीज में लगाओ तो वजन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर अगर पैरेलल में लगाओ तो लोड डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना। उसी तरीके से 3 स्प्रिंग बैलेंस या 4 स्प्रिंग बैलेंस लगाओ तो 2.5 किलोग्राम 2.5 किलोग्राम 2.5 किलोग्राम 2.5 किलोग्राम हो जाएगा, हाँ। यूज करते हैं ना, स्प्रिंग बैलेंस मतलब वो नहीं, वो तो वेइंग होता है ना, वो तो वो इतना वजन ही काटा। होता है। हाँ नाप को- हाँ, पर वो स्प्रिंग काटा नहीं होता। ठीक है, चलो और आगे बढ़ो। आप लोग कभी वो नदी में बोट के ऊपर बैठे हो? हाँ। तो जब बोट से उतरना होता है तो आपको डर लगता है? और कभी ऐसे हुआ है कि आप उतर रहे हो और बोट पीछे चली गई? ऐसे क्यों हो रहा है? सर क्योंकि जो फोर्स है वो हमने ऐसा लगाया है, हाँ। मार तो रहे वैसे तो पीछे चली जाएगी। हम तो आगे जा रहे हैं पर वैसे हम ठीक तो है। पीछे लगा। तो मतलब जितना फोर्स आप आगे की तरह लगा रहे हो उतना ही फोर्स आपका पीछे भी तरफ लग रहा है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। और एक केस ले लेते हैं। मान लो कि मैं एक व्हील के बॉक्स के ऊपर खड़ा हूँ, उसको क्या बोलेंगे?
ट्रॉली वाला कोई बेस है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, मतलब मैं ऐसे घूम सकता हूँ, आगे पीछे हो सकता हूँ, नीचे बॉल लगे हुए हैं, ठीक है। और डुप्लीकेट नीरव सर के पास भी वैसी ही ट्रॉली है और उसके ऊपर वो खड़े हुए हैं। अच्छा, हम एक दूसरे को धक्का दे तो क्या होगा? कैसे गोल गोल घूमेंगे? वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे दूर जाएंगे। पर मान लो दूसरे में मुझसे आधे वजन का कोई इंसान है और हम एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, तो तो सर वो ज्यादा जाएगा, मैं कम जाऊंगा। अभी मान लो वो वाला टेबल खाली है और मैं उसको पैर से ऐसा धक्का दे रहा हूं, तो मैं वहीं पे रहूंगा, वो दूर चला गया, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर, सर पहले क्योंकि में मास कम है सेम ना, थे ना, सर। पहले हाँ। में से मास फ्रिक्शन सेम थे। कम पड़ रहा है। फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है वैसा मुझे। देखो इतने जितने भी एग्जाम्पल लिए उसमें फोर्स हमारा मेन लीडर था। सर उसमें फोर्स ज्यादा लग रहा है। अच्छा देखो, फोर्स दोनों में इक्वल ही लग रहा है, क्योंकि फोर्स की डेफिनेशन क्या है? एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। अगर फोर्स लगाना है तो मतलब अगर मैं 5 न्यूटन लगा रहा हूं तो मुझ पे 5 न्यूटन ही लगेगा। तो मेरा सवाल ये है कि अगर वो ट्रॉली खाली है और धक्का दे रहा हूं तो वो दूर क्यों जा रही है, मैं दूर क्यों नहीं जा रहा? सर उसका मास कम है ज्यादा ना, लग रहा है और मास भी कम। फोर्स तो दोनों में सेम ही लग रहा है ना, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ तो ऑफ सर न्यूटन। उसका कोई फर्क नहीं। तो उससे क्या? सर मास मास ज्यादा ज्यादा हो सर तो वेट ज्यादा ज्यादा होता है। वेरी नाइस। फोर्स किससे बना हुआ है? फोर्स किससे बना हुआ है? मास है एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मास बढ़ा देते हो तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, अगर मास कम कर देते हो तो एक्सेलरेशन, बढ़ जाता है। ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब स्पीड में बदलाव। तो इसीलिए जब मैं और नीरव सर, डुप्लीकेट नीरव सर आमने सामने थे तो हम दोनों का मास इक्वल था, उसकी वजह से एक्सेलरेशन भी हम दोनों के ऊपर इक्वल लगा। पर जब मैंने ट्रॉली खाली कर दी या मेरे आधे वजन का इंसान लगाया तो मास कम होने की वजह से उसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया। बढ़ गया, ठीक है। तो क्या इसीलिए तोप के गोले ज्यादा दूर तक जाते हैं? क्योंकि तोप का वजन, कम होता है और एक्सेलरेशन ज्यादा होता है। तोप का वजन ज्यादा होता है, गोले का वजन, कम होता है। और क्योंकि यहाँ पे वजन में इतना गैप है तो गोला दूर तक जा सकता है, जबकि तोप 1 फीट ही कम आती है, पीछे आती है, हाँ या ना? उसी तरीके से वो काम करता है अपना टैंक। टैंक देखे है ना तुम लोगों ने? तो टैंक भी सेम कॉन्सेप्ट पे, टैंक का वजन बहुत ज्यादा इसीलिए रखा जाता है ताकि जब वो गोला फेंके तब वो पीछे ना आए, बाउंस बैक ना आए। अच्छा, ये जो बाउंस बैक आते हैं उसको कहते क्या है पता है? उसको कहा जाता है रिकॉल, रिकॉइल शायद, हाँ हाँ सर रिकॉइल। रिकॉइल ना। तुम तो ये वो पबजी वाले हो, तुम लोगों को तो पता होना चाहिए। हाँ होता है होता रिकॉइल मतलब जब भी गोली चलाते हो तब वो बाउंस बैक जो होता है। है, ऊपर के साइड नहीं जाती। हाँ हाँ सर वो भी सर एक एग्जांपल है ना। क्या? जैसे वो गोली चलाएंगे तो सर वो ऐसे राइट। वापस आ जाएगी। वो अच्छा, कुछ कुछ बंदूकें हमें कंधे के सपोर्ट पे रखनी होती है, वरना क्यों? छोड़ देंगे क्यों सर। सर? कंधा क्योंकि टूट सर जाएगा उसका फोर्स इतना होता है कि हाँ। वो ऐसे अपने आप ही तो तुम लोग मुझे बताओ कि कौन सी बंदूक में कंधे का सपोर्ट चाहिए होगा, जिसमें गोलियां छोटी हो या गोलियां बड़ी हो? गोलियां बड़ी हो सर। वेरी नाइस। क्योंकि बड़ी गोली होने की वजह से झटका ज्यादा लगेगा, और झटका ज्यादा लगेगा तो उसको सपोर्ट चाहिए, आर्म सपोर्ट चाहिए, हाँ या ना? अच्छा, वो पिस्तौल होती है, उसमें ऐसे कंधे से रखने के टीचू टीचू करने की जरूरत सर नहीं, उसको ऐसे सपोर्ट देना पड़ता है। ऐसे। हाँ। अच्छा, ऐसे नहीं करोगे तो भी चलता है ना? तो भी हाँ, चलता है। हाँ, क्यों? उसकी गोलियां छोटी होती है सर। ठीक है। और बच्चों के खेलने वाली वो प्लास्टिक बॉल की होती है, वो तो ऐसे ही चल जाती है ना? हाँ सर एक गोली होती है हाँ। 0.9 हाँ, तो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कि मास जितना कम उतना रिकॉइल फोर्स कम। कम। मास, गोली का मास जितना कम उतना रिकॉइल फोर्स कम। मास जितना ज्यादा उसका रिकॉइल फोर्स। ज्यादा। इसीलिए तोप जो होती थी ना राजा महाराजा के टाइप की, तो जब वो गोला छोड़ती थी ना तब वो पीछे आ जाती थी, पता है, धाड़ाम करके। और आज पुरानी टैंक जो होती थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की, उसमें भी सस्पेंशन आते थे, मतलब वो जो गोला छोड़ती थी ना तब ऐसे ऐसे वापस जाती थी। अभी की जो टैंक है ना उसमें ये रिकॉइल फोर्स होता है, बट उसको नेग्लेक्ट करना अभी हम सीख चुके हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स, एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स, बट बाय चेंजिंग द मास यू कैन चेंज द एक्सेलरेशन, by reducing the mass you can increase the acceleration, and by increasing the mass you can
रिड्यूस दी, मैं जो बोल रहा हूँ वो दिमाग में जा रहा है या वो कूद गया ऐसे पुई करके? एक्सेलरेशन। समझ में आया ना क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, तो चलो ये पूरी चीज़ें क्लियर हो गई। अभी एक ही चीज़ है जो आपके सिलेबस में से कट गया है बट फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ हाँ हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद है? हाँ सर। क्या था वो? फिफ्थ स्टैंडर्ड के साइंस में है। हाँ, और उसके बाद कई बार साइंस में आ गया है। एनर्जी कैन नेवर बी, चेंज नहीं नहीं, जीरो। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड। सर ना और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हाँ, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड nor can be destroyed, nor can be चैप्टर 3 में ही है भाई। destroyed. Conservation। It can only transform into one form of energy टू दी अदर। मतलब एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, सिर्फ एनर्जी को एक रूप में से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। हाँ, जैसे कि सूरज की जो ऊर्जा है वो सूरज की ऊर्जा हम विंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, विंड एनर्जी से विंड मिल चलाते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब जलाते हैं और वापस से उसको लाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो एनर्जी जो भी है पूरी दुनिया में या पूरे यूनिवर्स में है, वो एनर्जी शुरुआत से थी और उसी एनर्जी को हम बना नहीं सकते, ना ही उसको विनाश कर सकते हैं, बस उसके एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। इसी नियम को कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड nor can be destroyed, it can only transform from one form of energy to another, एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी है। क्या है? सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। किसका? मोमेंटम। इसका स्टेटमेंट बता सकते हो? एनर्जी कैन नेवर। हाँ 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 हाँ, ये तो एनर्जी थी तो एनर्जी यूज कर रहे हो। मोमेंटम मोमेंटम कैन नेवर बी created nor can be destroyed, it can be only transformed from one form of energy to another form of energy। इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम शुरुआत में जितना होगा उतना ही आखिर में होगा, और मोमेंटम को हम क्या कहते हैं? P1 is equals to P2, मतलब मोमेंटम बिफोर इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर। मोमेंटम बिफोर is equals to momentum after। हाँ या ना? अच्छा, P का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला P is equals to अरे वो था सर, P is equals to मोमेंटम। नहीं नहीं, P is equals to फॉर्मूला अच्छा फॉर्मूला। P1 plus P2 नहीं, वो डेल्टा। P is equals to what? 3 फॉर्मूला लिखवाए थे शुरुआत में। ब्रैकेट E minus U upon T। वो तो M है, वो तो वो फोर्स बोल रहे हो तुम। P is equals to mv। MV। हाँ, m1 into v1 is equals to m2 into v2। मजाक में मत लो, इसके रिलेटेड प्रॉब्लम है एक्सरसाइज में। तो ये आपका एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा।
क्या m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2, जिसको बोलेंगे मोमेंटम बिफोर इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर। और इस चीज को क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो किससे इंस्पायर्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। मोमेंटम और मास में ये साइन में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? मोमेंटम और मास में साइन मोमेंटम p है, मास m है, नीचे m ही तो है, मतलब मास ये ना मास अच्छा मास ऑफ 1 एंड मास ऑफ 2, p इज इक्वल्स टू mv। p मोमेंटम है, v वेलोसिटी है। मोमेंटम है ही नहीं, वो फार्मूला में मास ही है ना सर वैसे। हाँ, और देखो ऐसा ही सेम फॉर्मूला ये भी आता है, F1 इज इक्वल्स टू F2, सॉरी F1 इज इक्वल्स टू माइनस F2। क्या F1 इज इक्वल्स टू माइनस F2, ये कौन सा नियम है? व्हाट ऑफ कंजर्वेशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसमें भी तुम ऐसे कुछ ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, याद है? तो m1a1 इज इक्वल्स टू माइनस m2a2, ये भी एक फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत कम है, शायद नहीं है, मुझे याद है तब तक, पर ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आएंगे, पर अगर समझ लेते हो तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन से हमें ये वाला फॉर्मूला मिलता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमें ये वाला। इजी है, लिख लो। चलो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, सारे प्रॉब्लम्स ही मैं ले रहा हूँ एक्सरसाइज के, थियरी नहीं ले रहा हूँ। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, मतलब वो अभी रेस्ट के बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट मतलब शुरुआत में वो 0 पे था, तो u इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड ले लूं, मीटर पर सेकेंड शुरुआत में, और वो बाद में लुढ़कना शुरू करता है किसी पहाड़ी से बिना ब्रेक के। हाँ, और जब ये लुढ़क रहा है तब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से लुढ़क रहा है, मतलब ये गारंटेड ट्रक में कोई नहीं है, क्योंकि कोई ट्रक में होता और अगर वो चला के करता तो एक्सेलरेशन में बदलाव आता, पर ये तो ग्रेविटी की वजह से यूनिफॉर्मली हो रहा है, तो ट्रक में कोई नहीं है। इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। ये ट्रक के ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है, ब्लर हो गया सर, ब्लर हो गया अभी, अभी हो गया। ठीक है। अभी ये जो ट्रक है वो 400 मीटर ट्रैवल कर जाता है 20 सेकंड में। 20 सेकंड में कितना? 400 मीटर वो ट्रैवल कर जाता है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, तो बताओ भैया कि इसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, एंड फाइंड इट्स फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और ये भी बताओ कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है अगर इस गाड़ी का वजन 7 टन हो। 7 टन माने कितना? 1 टन माने कितना? 1000 किलोग्राम, तो 7 टन माने 7000 किलो 7000 किलोग्राम इसका वजन है। लोडेड था या खाली? खाली हो गए तभी इतनी। क्या पता, मुझे तो खाली का ये 7000 किलो लग रहा है, होगा ना उतना तो। हमारी गाड़ी जो होती है वो 700-800 किलो की होती है, छोटी, तो ये तो ट्रक है, तो मुझे लगता है लोडेड होगा, शायद 2 टन का होता होगा खाली, तो 5 टन कुछ सामान भरा हुआ होगा। ठीक है, तो हाँ, इतना हमें ढूंढना है, फोर्स और एक्सेलरेशन ढूंढना है। कैसे ढूंढे? कैसे ढूंढे? सर पहले तो एक्सेलरेशन ढूंढेंगे ना। इसकी फाइनल वेलोसिटी भी हमें मालूम नहीं है। v इज इक्वल्स टू डैश, तो सर हाँ। पहले वेलोसिटी ढूंढनी पड़ेगी ना। हाँ, तो बताओ कैसे करूं? m एक्सेलरेशन ढूंढो, मान लो तुम लोग बोलोगे कि सर एक्सेलरेशन ढूंढ लेते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू अपॉन टी, पर उसमें v नहीं है। डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर वो तो पर हमें स्पीड थोड़ी ना ढूंढनी है। हाँ, वो तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। वेलोसिटी ढूंढनी है। डिस्प्लेसमेंट चाहिए। हाँ, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस हमारे पास कितने फॉर्मूला है याद करो। पहला फॉर्मूला क्या था? v इज इक्वल्स टू U u + 80। प्लस 80, याद है ना मोशन चैप्टर में से। दूसरा फॉर्मूला क्या था?
मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम कहाँ से आ गया? एस 2AD था ना, मुझे याद है तब तक। नहीं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ना, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ऐसे ही था ना? हाँ सर। सर 2AS और- B स्क्वायर हाँ, तुम लोग D लो या S लो, दोनों एक ही है। हाँ हाँ, S का मतलब भी डिस्टेंस है, D का मतलब भी डिस्टेंस ही है। फिर तीसरा था 2AD या 2AS इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। याद है ये तीन फॉर्मूला? अभी देखो हमारे पास डिस्टेंस है, राइट, हमें वेलोसिटी ढूंढनी है, तो इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला फिट बैठ रहा है? तीसरा। देखो हमारे पास डिस्टेंस है, पर एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन तो नहीं है। सर तो हमें पहला वाला लेना है। UT इसमें भी तो एक्सेलरेशन। दूसरा वाला ले, तो दूसरा वाला लो, तो डिस्टेंस है क्या आपके पास? हाँ, U है क्या आपके पास? टाइम है क्या आपके पास? तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा ये दूसरे वाले फॉर्मूला से। तो दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करने हैं, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अभी हमें पता है कि U 0 है, तो क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि U इज इक्वल्स टू 0, हाँ या ना? सही है, ठीक है। हमें ढूंढना क्या है? A, तो 2 को सामने भेज दो और T स्क्वायर को नीचे भेज दो, तो चलेगा क्या? तो A इज इक्वल्स टू 2D अपॉन T स्क्वायर लिखूंगा तो चलेगा? समझ में आ गया? 2D ट्वाइस डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? 400 मीटर, और टाइम कितना ले रहा है वो? तो 20 इंटू 20 लिखूं, 20 सेकेंड मल्टीप्लाई 20 सेकेंड। अच्छा, जब आप 20 सेकेंड लिखे ना, तो मैं चाहता हूँ 20 और सेकेंड के बीच में जगह छोड़े, वरना वो 205 दिखाई देगा, ठीक है? और कुछ लोगों का S और 5 एक जैसा ही होता है, तो वो तो ज़्यादा तकलीफ है। चलो, कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? 20 सर। देखो ये 0 0 तो गया, फिर 2 2 जा 4 कैंसल, तो बचा क्या? 2 मीटर सेकेंड सेकेंड। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें पहला आंसर तो मिल भी गया। अब क्या करूं? सर अभी हम लोग मॉडिफाई हाँ, देखो एक्सेलरेशन मिल गया, हमें फोर्स ढूंढना है। सर फोर्स ढूंढना है। हाँ, तो सर m फादर इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू m है, सिंपल। मास भी है हमारे पास, एक्सेलरेशन भी है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू, सर तो m ब्रैकेट v माइनस u अपॉन t वो वाला वो क्यों करेंगे? सीधा तो है। अगर सीधा सीधा मिल रहा है तो जानबूझ के टेढ़ा क्यों करना? सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी क्यों करनी? घी का डब्बा गर्म कर लो, ऐसा भी तो हो सकता है। चलो, मास कितना है इसका? 7000 kg, और एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 14000 हाँ। kg मीटर पर सेकंड। तो 14000 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको क्या कहते हैं? न्यूटन। न्यूटन तो ये है 14000 न्यूटन न्यूटन फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। 14000 न्यूटन मतलब किसी की मौत। सर वो हमने एग्जांपल लिया था ना, हाँ। अगर ढलान पे से आपके सामने साइकिल आ रही हो हाँ। और ट्रक आ रही हो, हाँ, तो यही था वो, मैंने फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लिया था, यही वाला प्रॉब्लम था। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। दिया ना? पक्का ना? ठीक है, लिख लो। हाँ, भविष्यति, भूतो न भविष्यति। चलो, क्वेश्चन नंबर 6। अ स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का पत्थर इज थ्रोन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। उसको 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसको डाला हुआ है। किसके ऊपर? फ्रोजन लेक के ऊपर, ऐसे तालाब के ऊपर जो जम चुका है, तो फ्रिक्शन बहुत ही कम होगा, ठीक है? हाँ, फिर इसको इतनी तेज़ी से डालने के बाद 50 मीटर के बाद वो पत्थर रुक जाता है। कितना? 50 मीटर जाने के बाद वो पत्थर रुक जाता है।
तो बताओ कि बर्फ और पत्थर के बीच में कितना फ्रिक्शनल फोर्स है। तो कैसे ढूंढे फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है, एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन को ढूंढने का तरीका इन तीन में से कौन सा हो सकता है? पहला वाला एक्सेलरेशन। v है तुम्हारे पास, u भी है, टाइम नहीं है, तो ये वाला नहीं चलेगा। सेकेंड वाले में डिस्टेंस है तुम्हारे पास, टाइम नहीं है। देखो ना टाइम कहाँ है। थर्ड वाला चलेगा क्या? क्योंकि एक्सेलरेशन तुम्हारे पास नहीं है, डिस्टेंस है, और v और u दोनों हैं। तो इसके पहले के प्रॉब्लम में जहाँ पे दूसरा फॉर्मूला सही बैठ रहा था, इसमें तीसरा फॉर्मूला सही बैठ रहा है। तो एज वी नो या YKT, you know that what do we know? 2AD is equals to what? V square minus u square। हमें ढूंढना क्या है? तो दोनों चीजों को सामने भेज दो। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू व्हाट? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2d। वेलोसिटी कितनी है फाइनल? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस इनिशियल कितनी है? 20 टू द होल स्क्वायर। अच्छा सॉरी, इसको ऐसे नहीं लिख सकते। 0 मीटर पर सेकेंड टू द होल स्क्वायर माइनस 20 मीटर पर सेकेंड टू द होल स्क्वायर। हाँ या ना? डिवाइड बाई ट्वाइस डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर। चलो इसको सॉल्व करवाओ। 0 स्क्वायर इज 0 माइनस 20 स्क्वायर इज व्हाट? 400 व्हाट? 400 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। हाँ, डिवाइड बाई 2 इंटू 50, 100 मीटर। हाँ या ना? ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 1 मीटर और 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिला? अच्छा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का क्या मतलब है? हाँ, स्पीड कम हो रही है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता तो स्पीड बढ़ रही होती, पर यहाँ पे बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। चलो एक्सेलरेशन मिल गया, तो अभी फोर्स के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या लिखा पता है? म्यू। म्यू MU। म्यू इसको बोला जाता है फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं इसको। क्लियर? तो यहाँ पे पूरा ना लिखना और सिर्फ म्यू लिखना हो तो भी चलेगा। उसका फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। पत्थर का मास? वाह, 1 किलोग्राम। और एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? हाँ, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 4 जा -4 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या कहेंगे? न्यूटन। तो ये क्या है? -4 न्यूटन। ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब बर्फ के द्वारा पत्थर के ऊपर -4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इजी? तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, इतना लिख लो।